रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ये सोने की पन्नी, प्रकाश की दीप्ति, ZnS का पर्दा और ये शीशा। अल्फा कणों का स्रोत, अल्फा कणों का स्रोत स्लेट, रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन, अल्फा कण प्रकीर्णन। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सन 1911 में अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। प्रयोग रदरफोर्ड के निर्देशन में कार्य कर रहे वैज्ञानिकों गीगर और मार्सडेन ने 4×10⁻⁵ सेंटीमीटर पतली सोने की झिल्ली पर कणों की बमबारी के प्रयोग किए, अर्थात कागज के समान पतली झिल्ली पर अल्फा कणों के बमबारी का प्रयोग किया। इन प्रयोगों में यूरेनियम से प्राप्त अल्फा कण एक विकिरण पुंज के रूप में केवल एक दिशा में चलते हैं। लेड का टुकड़ा अन्य दिशाओं में लेड यानी शीशा अन्य दिशाओं में होने वाले विकिरण को
अवशोषित कर लेता है। कण सीधी रेखा में गमन करते हुए कण सीधी रेखा में गमन करते हुए स्वर्ण पत्र से टकराते हैं। स्वर्ण पत्र अर्थात सोने की पन्नी से टकराते हैं। स्वर्ण पत्र के चारों ओर स्वर्ण पत्र के चारों ओर एक प्रतिदीप्त दीप्तिशील पर्दा रखा जाता है। पर्दा रखा जाता है। स्वर्ण पत्र द्वारा अल्फा कणों का प्रकीर्णन अर्थात बिखराव हो जाता है। प्रकीर्णन यानी बिखराव हो जाता है। इस प्रकीर्णन के कारण स्वर्ण पत्र से निकलने के बाद अल्फा कण प्रतिदीप्त उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार धातु की पन्नी से निकलते समय विचलित होने वाले कणों की संख्या का अनुमान लगाया गया। प्रयोग से प्राप्त प्रेक्षण, जो प्रयोग किया गया उसके क्या प्रेक्षण थे। नंबर 1, अधिकांश कण बिना विचलित हुए स्वर्ण पत्र से सीधे निकल गए। इससे यह स्पष्ट होता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। दूसरा, कुछ अल्फा कण जो हीलियम के थे स्वर्ण पत्र में से
निकलते समय अपने मार्ग से विचलित हो गए, अपने मार्ग से विचलित हो गए। तीसरा, लगभग 20,000 कणों में से लगभग 20,000 कणों में से एक कण 180 डिग्री कोण पर विचलित हुआ। उक्त प्रेक्षण रदरफोर्ड के लिए उक्त प्रेक्षण रदरफोर्ड के लिए अत्यंत आश्चर्यजनक घटना थी। जिसे उन्होंने निम्न शब्दों में व्यक्त किया। यह उतनी ही आश्चर्यजनक घटना है, यह उतनी ही आश्चर्यजनक घटना है जितनी कि 15 इंच व्यास वाली तोप से निकला गोला किसी पतले कागज से टकराकर लौट आया हो और चलाने वाले को घायल कर दिया। अर्थात जब रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्रिका पर अपने प्रेक्षण किए अल्फा कणों के, तो अधिकांश कण अल्फा स्वर्ण पत्रिका से सीधे निकल गए, लेकिन लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण वापस 180 डिग्री के कोण पर वापस लौट आया। मान लीजिए ये स्वर्ण पन्नी थी, इस पर अल्फा कणों की बौछार कराई गई, तो ये इन 20,000 कणों में से एक कण वापस उसी मार्ग पर लौट आया और चलाने वाले को घायल कर दिया। यह घटना बहुत आश्चर्यजनक थी। रदरफोर्ड के सामने उन्होंने इस घटना का वर्णन इस प्रकार किया कि यह उतनी ही आश्चर्यजनक घटना है जितनी कि 15 इंच व्यास वाली तोप से निकला गया गोला, तोप को चलाने पर जो गोला निकलता है वो किसी कागज से टकराकर वापस आ जाए और चलाने वाले को घायल कर दे। तो यह असंभव था, लेकिन इस प्रकार की घटना सामने आई। अब आता है निष्कर्ष कि प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकाले। निष्कर्ष, इस प्रयोग से रदरफोर्ड ने निम्न निष्कर्ष निकाले। नंबर 1, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है।
परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, अर्थात क्योंकि अधिकांश एल्फा कण स्वर्ण पत्रिका से सीधे ही निकल गए थे। नंबर 2, परमाणु के मध्य में परमाणु के मध्य में बहुत सूक्ष्म धनावेशित ठोस भाग स्थित है, जिसे नाभिक कहते हैं। तीसरा, नाभिक में उपस्थित नाभिक में उपस्थित धनावेशित कणों की संख्या के समान ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। अतः परमाणु उदासीन होता है। नंबर 4, इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में तीव्र गति से चक्कर लगाते हुए गतिमान है। परमाणु के इस मॉडल को सौर या ग्रही मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि इस मॉडल में यह संकल्पना की गई है कि जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार नाभिक
के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल नाभिक के चारों ओर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश, नाभिक के अंदर धनावेश भाग, इस प्रकार ये चक्कर लगाते हैं। रदरफोर्ड मॉडल के दोष, पहला है क्लार्क मैक्सवेल के विद्युत गतिकी सिद्धांत के अनुसार, विद्युत गतिकी सिद्धांत के अनुसार एक गतिशील विद्युत आवेशित कण निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन करता रहता है, अर्थात उसकी ऊर्जा में कमी आनी चाहिए। ऊर्जा का उत्सर्जन करता है जिससे उसकी ऊर्जा में लगातार कमी हो जाती है। इस सिद्धांत से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि नाभिक की परिक्रमा करता हुआ इलेक्ट्रॉन, नाभिक की परिक्रमा करता हुआ इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, जिससे उसकी ऊर्जा में कमी होती चली जाएगी। इसके फलस्वरूप, ऊर्जा में कमी के फलस्वरूप, इलेक्ट्रॉन कक्षा की त्रिज्या
लगातार कम होती रहेगी, अर्थात इलेक्ट्रॉन जब चारों ओर चक्कर लगाएगा तो उसकी ऊर्जा में कमी होती रहेगी और ऊर्जा में कमी के कारण वह त्रिज्या के आकार में कमी भी आती रहेगी। और अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक पर गिर पड़ेगा, जैसे इस प्रकार इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है तो वह नाभिक में गिर जाना चाहिए, अर्थात नाभिक में गिरता हुआ इलेक्ट्रॉन। नंबर 2, नाभिक पर इलेक्ट्रॉन के गिरने का अर्थ होगा नाभिक पर इलेक्ट्रॉन गिरने का अर्थ होगा परमाणु का विनाश, परमाणु का विनाश और परमाणु के अस्तित्व का अंत। परंतु हम जानते हैं कि वास्तव में ऐसा कभी नहीं होता। इस घटना को, इस परमाणु तंत्र के स्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहा, अर्थात रदरफोर्ड इस घटना को नहीं समझा सका कि जब परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे तो उनकी ऊर्जा में कमी आएगी और ऊर्जा में कमी के आने के कारण वो नाभिक पर गिर जाएंगे। इस घटना को रदरफोर्ड नहीं समझा सका, यह उसकी असफलता के कारण थे, अर्थात दोष थे। नंबर 3, यदि नाभिक की परिक्रमा करता हुआ इलेक्ट्रॉन लगातार प्रकाश का उत्सर्जन करता है तो परमाणु स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, अर्थात स्पेक्ट्रम में निश्चित आवर्ती की रेखाएं नहीं होनी चाहिए। यदि नाभिक की परिक्रमा करता हुआ इलेक्ट्रॉन लगातार प्रकाश का उत्सर्जन करता है तो परमाणु स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, अर्थात परमाणु में स्पेक्ट्रम में निश्चित आवर्ती की रेखाएं नहीं होनी चाहिए। परंतु
वास्तव में परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत नहीं होता है, परमाणु के स्पेक्ट्रम में निश्चित आवृत्ति की कई रेखाएं होती है। इसकी व्याख्या करने में भी रदरफोर्ड असफल रहा।